Good morning. This lecture is on nanotechnology and nano computing. आपने दोनों ही टर्म सुनी होंगी. नैनो कंप्यूटिंग शुरू करने से पहले एक सेइंग है, रिचर्ड फाइनमैन एक नोबेल प्राइज विनर थे. इंग्लिश में एक सेइंग है, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द टॉप. इसका क्या मतलब है? आपके पास स्कूल में कुछ पावर्स हैं, आपके टीचर के पास और ज्यादा हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं उनके पास और ज्यादा हैं. तो यूजुअली ये कहते हैं देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द टॉप. जो आदमी सबसे ऊपर बैठा है उसको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके पास सबसे ज्यादा जगह होती है. मगर रिचर्ड फाइनमैन ने इसको उल्टा किया है. उन्होंने कहा देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम. इसलिए हमको छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ करने का स्कोप है. इस सही का, इस स्लोगन का ये मतलब है. ये रिचर्ड फाइनमैन ने दिया था अपना एड्रेस अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी को. उसमें उन्होंने इस फ्रेज को उल्टा कर दिया. एक स्केल का आइडिया लेने को देखिए. मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस 1. मिलीमीटर इज 10 to the power -3, आपको पता है. माइक्रो इज 10 - 6. नैनो 10 to the power -9 मीटर्स. ऐसा नहीं है नैनो के नीचे और कुछ नहीं है. पीको इज 10 to the power -12. फेम्टो 10 to the power -15. एटो 10 to the power -18. कोई लिमिट नहीं है, नीचे और जा सकते हैं आप. दूसरी तरफ जाएं तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द टॉप. बट रिचर्ड फाइनमैन ने कहा कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम ऑल्सो. सो जब आप नाम लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो कंप्यूटिंग तो आप रेफर कर रहे हैं साइज 10 to the power -9 मीटर्स को. किसी ने रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश की नैनोमीटर की. आपने अपने नाखून देखे होंगे, ये कितने बढ़ जाते हैं, कितने बढ़ जाते होंगे एक महीने में? फ्यू मिलीमीटर्स, राइट. उसको अगर आप 30 से डिवाइड करें, एक डे में ग्रोथ आएगी. 24 आवर से करें तो एक आवर में आएगी. 60 से करें एक मिनट में आएगी. फिर 60 से करें तो एक सेकंड में आएगी. रफली 1 नैनोमीटर इज द अमाउंट बाय विच योर नेल ग्रोज इन अ सेकंड. एक सेकंड में जितना आपका नाखून उगता है वो एक नैनोमीटर. सो इट इज रियली अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. बहुत छोटी चीज है जिसको कि इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, राइट. और कुछ एग्जांपल लीजिए. अगर आप बड़ी पानी की बूंद देखें, रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद देखें, उसका डायमीटर होता है 2.5 मिलीमीटर्स. उसका 1000वां भाग होगा एक बैक्टीरिया, 2.5 माइक्रोमीटर. उसका भी 1000वां भाग होगा एक डीएनए का स्ट्रैंड, जिसका डायमीटर होता है 2.5 नैनोमीटर्स. तो एक बूंद का 1000वां पार्ट, राइट, 10 to the power 6, 1/10 to the power 6 पार्ट. एक घर अगर हम ले 10 मीटर्स वाइड, जैसे रूम है 10 मीटर्स वाइड, इसका 1,00,000वां भाग होगा एक बाल, 100 माइक्रोमीटर डाया, 1 हेयर. उसका 1,00,000वां भाग होगा एक कार्बन नैनो ट्यूब, जिसका की डायमीटर 1 नैनोमीटर. ठीक. इसी तरीके से ये मोटर स्पीडवे, जैसे फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक होता है नोएडा में, वो मान लीजिए 4 किलोमीटर का है. उसका 1,00,000वां भाग होगा एक एंट, 4 मिलीमीटर. उसका 1,00,000वां भाग होगा एक नैनो पार्टिकल, जिसका की डायमीटर होगा 4 नैनोमीटर. तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी छोटी चीज है नैनोमीटर, राइट. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. नैनो स्केल पे लोगों ने बुक लिखी हुई है. देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल बुक विच हैज बीन रिटन. इस किताब का नाम है टीनी टेड फ्रॉम टर्निप टाउन. ये बुक का साइज क्या है? इस बुक का साइज है 0.07 mm इंटू 0.1 mm. ये किताब जो है, इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पब्लिश्ड बुक. इससे छोटी किताब नहीं हो सकती. आपने सुना होगा लोगों ने चावल के दाने पे कुरान लिख दी या बाइबल लिख दी, राइट. मगर ये उससे भी छोटा है. मगर इसको पढ़ने के लिए आप इन आंखों से नहीं पढ़ सकते, आप इसको माइक्रोस्कोप से नहीं पढ़ सकते. वॉट यू विल नीड इज अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू रीड इट. नैनो टेक्नोलॉजी की जो आईज है या जो इंस्ट्रूमेंट है उसे देखने का, जो उसका माइक्रोस्कोप है, वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. ये क्या है इसको अभी हम देखते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशंस है. एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन लिया है, पीने के पानी की सबको जरूरत है. एनीबडी एंड एवरीबडी नीड्स ड्रिंकिंग वाटर. इट इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम. इफ यू कैन सॉल्व इट,
You have solved a very big problem. More than it holds great promise. मतलब दुनिया में हर आदमी को पानी की जरूरत है. अगर आप साफ पानी पीने का दिलवा दें लोगों को, तो उससे बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर सकते. Roughly 1 billion people in the world do not have access to safe drinking water. वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 to 6 बिलियन एस्टिमेट करते हैं, उसमें से 1/5 के पास साफ पानी नहीं है. तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक टी बैग की तरह नैनो पार्टिकल्स का बैग बनाया है. इससे आप, इट इज अ वाटर प्यूरिफाइंग नैनोटेक टी बैग. इट कॉस्ट रफली ½ cent. ½ cent फिर भी बहुत है, करीब 25 रुपए. बट दिस एग्जाम्पल हैज बीन टेकन टू शो दैट नैनो टेक्नोलॉजी हैज गॉट ग्रेट एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो. राइट, ऐसा नहीं है कोई बहुत दूर की चीज है. कंपेयर करने को देखिए, अगर आप एक्वागार्ड लगाएं, उसका प्रोडक्ट प्राइस है करीब $50. $50 कितना हो गया? 2,500 रुपए. इस नैनो टी बैग की कॉस्ट क्या है? 0.07 cents to 0.2 cents 1000 लीटर के लिए. सो इस नैनो टेक्नोलॉजी ने काफी सस्ता कर दिया है वाटर प्यूरिफिकेशन को. बट स्टिल अभी भी बहुत महंगा है. अगर आपसे कहा जाए कि 25 रुपए का एक ग्लास है पानी का, हमारे स्टैंडर्ड से फिर भी ये बहुत महंगा है. इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत स्कोप है इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ने का. राइट. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या चीज है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे काम करता है? उसमें लाइट के बजाय आप इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करते हैं देखने के लिए. ये उसकी फिगर है. इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड लेंसेज विच फोकस द बीम टुवर्ड्स द सैंपल. इसका एग्जांपल देखिए. इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकले. इलेक्ट्रॉन गन आपके टीवीज में होती है, पीछे लगी हुई होती है, विच थ्रोज इलेक्ट्रॉन्स. उन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के थ्रू पैरेलल किया गया इलेक्ट्रॉन बीम को. ऑप्टिकल लेंस के बजाय मैग्नेटिक लेंस. इस लेंस से इन सबको फोकस किया गया और सैंपल पे डाला गया. जब यह इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल पे डाली जाएगी तो क्या होगा? जैसे लाइट इसके ऊपर आई, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर देता है. जो इसने रिफ्लेक्ट की वो हमारी आईज में आती है. उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये माइक है कि ये लैपटॉप है. राइट, या क्या कलर है. इसी तरीके से इसमें जब इलेक्ट्रॉन सैंपल को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और भी पार्टिकल्स निकलते हैं. उनको आप डिटेक्ट करके टीवी स्कैनर में भेजते हैं और उससे आप एनालाइज करते हैं कि वो क्या चीज है. तो यहां बजाय आप लाइट से काम लें, आप इलेक्ट्रॉन बीम से काम ले रहे हैं. तो इससे आप नैनो स्केल की चीजें देख सकते हैं. ये समझ में आई चीज? यही वही चीज दोबारा दिखाई गई है. इंसिडेंट बीम आई सैंपल पे, इससे प्राइमरी बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकले, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक्सरेज निकली और ऑगर इलेक्ट्रॉन्स निकले. डिटेक्टर इन सबको कलेक्ट करेगा और ऐसे सिग्नल में बनाएगा जो कि स्क्रीन पे आपको देख सकें, और ये आपकी फाइनल इमेज होगी. ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है. ये कुछ इमेजेस हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. ये क्या चीज है? आपने कंप्यूटर के चिप्स देखे होंगे, उसमें वैसे वायर्स अलग अलग नहीं दिखती. ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है. ये ऑरेंज वाला क्या है? उसका सबस्ट्रेट है. उसके ऊपर ये देखिए वायर्स जा रही है. ये इमेज आपको वैसे आंख से देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कोई आप माइक्रोस्कोप यूज कर लें. ये सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है. और कुछ एग्जांपल्स लीजिए जो ज्यादा फेमिलियर है हम. ये क्या चीज है? लिखा हुआ है वैसे. ये एक मच्छर का सिर है. दिस इज हेड ऑफ अ मॉस्किटो. ये वैसे कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको. ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी फोटो ली गई है. आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी चीज है और उसको कितना बड़ा कर दिया गया. एक और एग्जांपल लीजिए. ये क्या है? ह्यूमन हेड लव्स क्लिंगिंग टू अ हेयर. बाल में जो जू होती है, ये बाल है, देखिए ये बाल है, उससे वो जू लगी हुई. ये भी इमेज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जनरेट की गई है. तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कितनी छोटी छोटी चीजें देखी जा सकती. राइट. नैनो टेक्नोलॉजी का यूज मिलिट्री में भी बहुत है. कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है अक्सर वो मिलिट्री से ही आती है. कंप्यूटर्स भी मिलिट्री से ही आए. न्यूक्लियर पावर भी, न्यूक्लियर वेपन्स शुरू में बनाए लोगों ने, उसी से आई. क्योंकि वॉर टाइम में
बहुत जरूरत होती है साइंटिफिक इन्वेंशंस की। तो नैनो टेक्नोलॉजी भी बहुत काम किया मिलिट्री के लिए। कैसे? ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस बना रही हैं 6 इंच के छोटे छोटे एरोप्लेन्स जिनके अंदर नैनो डिवाइसेस यूज होंगी। दे कैन बी यूज्ड लाइक स्मॉल एरोप्लेन्स, राइट? यू कांट हैव अ बिग एरोप्लेन फ्लाई इनटू दिस रूम एंड स्ट्राइक समवेयर। दे आर ट्राइंग टू मेक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक बर्ड्स। उड़ते हुए कमरे में आई, जहां जाना है वहां जाके उसने अटैक कर दिया। इसी तरीके से इजरायली आर्मी इज मेकिंग अ स्मॉल रोबोट। किसी को घर के अंदर आपको स्ट्राइक करना है, आप चाहते नहीं कि पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो, किसी एक आदमी को डिस्ट्रॉय करना है, एक कमरे को करना है, तो आपने बर्ड बनाई जो अंदर जाके उसी को डिस्ट्रॉय करे। इसी तरीके से MIT यूएसए में नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है, वहां पे तो एक पूरा इंस्टीट्यूट है फॉर सोल्जर नैनो टेक्नोलॉजीज। उन्होंने पूरा एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है कि नैनो टेक्नोलॉजीज का मिलिट्री के लिए क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी हमारे बहुत पास आ चुकी है। अब कंप्यूटिंग की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डायोड होते हैं और उसके बाद ट्रांजिस्टर्स होते हैं। आज की डेट में जो आपके पास कंप्यूटर है उसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। आप छोटी सी कोई भी चीज ले लें, मिनिएचर, आपकी जो घड़ी होती है डिजिटल, उसमें ही हजारों ट्रांजिस्टर होंगे। ये ट्रांजिस्टर इतने छोटे छोटे हैं कि आज की डेट में आपको दिखते नहीं है, मगर ज्यादा टाइम पहले नहीं, 1947 में जब पहला ट्रांजिस्टर बना है तो वो करीब इतना बड़ा था। वो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर आज भी बेल लैब्स में म्यूजियम में रखा हुआ है, इतना बड़ा है वो। और उसके अंदर उसके तीनों कंपोनेंट्स, बेस, एमिटर, कलेक्टर, अलग अलग आप देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है 47 में। देयर विल बी मेनी पीपल हियर हु आर अराउंड इन 47, नॉट अस बट अदर्स। तो आज से करीब 60-65 साल पहले ट्रांजिस्टर इतना बड़ा था। और आज की डेट में पूरा कंप्यूटर इतना बड़ा है जिसमें कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। तो कहते हैं कि इस स्पीड पे और कोई चीज इतनी छोटी नहीं हो रही जिस रेट पे ट्रांजिस्टर्स छोटे हो रहे। कैसे? रिचर्ड फाइनमैन ने यह भी कहा उस जमाने में जब उन्होंने कहा देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, कि अगर आप बड़े कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश करेंगे, बड़े से उनका मतलब था पावर से नहीं, साइज से, तो दुनिया में जितनी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिससे ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, आपकी सारी यूज हो जाएगी अगर आप फिजिकल साइज में बढ़ते जाएंगे और बड़े कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा दूसरा तरीका लेना पड़ेगा, आपको ट्रांजिस्टर्स छोटे करने पड़ेंगे, आपको छोटे कंपोनेंट्स यूज करने होंगे बहुत सारे, ना कि बड़े बड़े कंपोनेंट्स एक के बाद जोड़ते जाएं। सो ये इस स्लाइड में लिस्टेड है। 1959 में इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। इससे पहले क्या था? इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स, ऑप एम्प्स और जो कंपोनेंट्स थे डायोड्स, उनको इलेक्ट्रॉनिक जितने कंपोनेंट्स है ब्रेड बोर्ड पे अलग अलग सोल्डर किया जाता था और जोड़ के सर्किट बनाया जाता था, राइट? अलग अलग कंपोनेंट्स को सोल्डर करके बोर्ड पे बनाया जाता था। 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। उसमें क्या है? ये सारे जितने कंपोनेंट्स हैं एच हैं, उसके ऊपर जितने कनेक्शंस हैं, और इन कंपोनेंट्स को आप ऊपर लगा देते हैं जो एक्सटर्नल लगने हैं, और छोटे से में ही वो सारी चीज आ गई। इसमें ट्रांजिस्टर्स, आईसीस सब इसी के अंदर लगे हुए हैं। आपको अलग अलग पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था 1959 में। और जिन्होंने बनाया, जैक किल्बी ने, उन्होंने ये कहा कि व्हाट वी डिडंट रियलाइज देन was that the integrated circuit would reduce cost of electronic functions by a factor of 1,000,000 to 1. Nothing had ever done that to for anything before. 10 लाख गुना प्राइस कम हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस चीज से। और किसी टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज का दाम कभी 1 लाख गुना कम नहीं हुआ होगा। हो सकता है आधा रह गया हो, 1/10 रह गया हो, 1/100 रह गया हो, मगर इंटीग्रेटेड सर्किट बनने से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का प्राइस 1/1 मिलियन रह गया, 1/10 लाख, राइट? किसी ने एग्जाम्पल दिया है इसको इमेजिन करने का कि अगर इसी स्पीड से गाड़ी की स्पीड तेज होती जाती, जैसे उस टाइम जो गाड़ी की स्पीड थी वो भी अगर इसी स्पीड से तेज होती जाती, तो आप पूरा अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट, यूएसए करीब इंडिया से
3 गुना चौड़ा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आप 13 सेकंड में पूरे सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा सकते थे। कब? अगर जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की स्पीड बढ़ती गई है उसी स्पीड से गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जाती। उस टाइम क्या होगी गाड़ी की स्पीड 47 में? कार्स की स्पीड पे चलती होंगी 80, 90, 100। आज की स्पीड पे चलती हैं। आगरे में किस स्पीड पे चलती होंगी उस टाइम कार्स? जो भी रही होंगी, लेट अस होप 40, 50 लाइक दैट। आज की स्पीड पे चलती हैं, हो सकता है धीरे ही चलती हैं उससे, या उतनी होंगी कम से कम, बट इट हैज नॉट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1 मिलियन, मे बी डबल्ड 3 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। तो आप सोच सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनने से उनकी कॉस्ट, पावर, अवेलेबिलिटी कितनी बढ़ गई है। अब नैनो कंप्यूटिंग की डेफिनेशन पे आते हैं इस बैकग्राउंड से। नैनो कंप्यूटिंग क्या चीज है? यूज ऑफ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द स्केल ऑफ 100 नैनोमीटर्स और स्मॉलर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स और टू accomplish any of the tasks that we expect of modern computers। कंप्यूटर साइंस पे आपने कल 2 लेक्चर सुने हैं, आपने देख लिया है कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो जो काम आप कंप्यूटर से कर सकें, मगर आपको डिवाइसेस वो यूज करनी है जो कि, जब आपने नैनो कंप्यूटिंग शब्द यूज किया, जो कि 100 नैनोमीटर से छोटी है। आपकी डिफाइनिंग लिमिट क्या है? 1 नैनोमीटर नहीं है, आपकी डिफाइनिंग लिमिट है 100 नैनोमीटर। आप अगर 100 नैनोमीटर से छोटे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उसको नैनो कंप्यूटिंग के अंडर वो आएगा, राइट। किसी भी प्रकार का कंपोनेंट हो जो कि साइज में 100 नैनोमीटर से छोटा हो। 100 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, कितना होगा? 100 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10 टू द पावर नहीं, -9 तो 1 नैनोमीटर हो गया। 100 नैनोमीटर्स 10 टू द पावर -11 बिल्कुल नहीं होगा, कुछ लोग -11 कह रहे हैं, -7 एग्जैक्टली। सो कोई पूछ सकता है क्यों आपको नैनो कंप्यूटिंग की जरूरत है? जब आपका काम साधारण कंप्यूटर से चल रहा है, आपका कोई काम कंप्यूटर पे रुका है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू इन रियल लाइफ, आपको क्या करते हैं? आप बिजली के बिल बनाने, तो लेटर टाइप करना है, दुकान में कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए तो ये वाले कंप्यूटर बहुत है। फिर क्यों परेशान हो, क्यों इस पे पैसे खर्च करें नैनो कंप्यूटिंग पे? इसके क्या आंसर्स हैं? इसके आंसर्स ये हैं कि आपकी एपेटाइट या आपकी भूख पावर के लिए, कंप्यूटिंग पावर के लिए, स्टोरेज के लिए बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। आज से 25-30 साल पहले जो है बिल गेट्स ने कहा था, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, IBM PC जब आया उन्होंने कहा 64 KB ought to be enough for everybody। उनका मतलब था 64 किलोबाइट रैम, मतलब 64,000 बाइट किसी के लिए, किसी को भी इससे ज्यादा जरूरत रैम की नहीं पड़ेगी, इससे ज्यादा मेमोरी की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए। एक सिंगल फाइल भी आपकी आज 64 किलोबाइट से ज्यादा होगी। आप एक लेटर भी टाइप करें वर्ड में 1 पेज का, भले ही कुछ नहीं करें, खोल के फाइल को 1-2 लेटर टाइप करके बंद कर दें, वो भी 64 किलोबाइट से बड़ी होगी। क्योंकि जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पहले आप सिर्फ उसमें टेक्स्ट टाइप करते थे, फिर पिक्चर्स आने लगी, फिर ऑडियो आने लगा, फिर मूवीज आने लगी, फिर हाई डेफिनेशन मूवीज आने लगी। इट इज नॉट स्टॉपिंग, यू वॉन्ट टू पुट मोर एंड मोर थिंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म। फिर एक नया काम शुरू कर दिया, आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पुरानी जितनी किताबें थी, अब उनको डिजिटाइज किया जा रहा है। इंडिया में भी जो आपके पुराने वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनको अब कंप्यूटर पे डिजिटाइज किया जा रहा है। तो आपका स्टोरेज का जो काम है बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने मेमोरी एक बना ली, इससे ज्यादा मेमोरी की आपको जरूरत नहीं है। मेमोरी ऐसी चीज है आपको हमेशा कम पड़ेगी। अभी आपको लग रहा है ये काफी है, मगर आगे फ्यूचर में जरूर कम पड़ेगी। तो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो कंप्यूटिंग ही इसका आंसर है। जैसे कि एग्जाम्पल, सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फिट्स ऑन अ करंट 80 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव। ये तो पुराना 80 गीगाबाइट, आजकल तो 500 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट की पोर्टेबल हार्ड डिस्क आ रही है। कितनी बड़ी होती है 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क? इट इज अबाउट दिस बिग, इट स्टोर्स अबाउट 1 टेराबाइट। बट अगर वही चीज आप नैनो लेवल पे सेव करने में सक्सेसफुल हो जाए तो हो सकता है एक चीनी के दाने जितना टेराबाइट नैनो यू कैन सेव
1 terabyte on a sugar cube. So that is the amount by which you can increase storage capacity. इतना आप स्टोरेज बढ़ा सकते हैं. आपके कंप्यूटिंग स्पीड 10 to the power 6 से बढ़ सकती है. कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अभी आप सुपर कंप्यूटर्स पे ही सॉल्व कर सकते हैं. आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे नहीं सोच सकते आज की डेट में उन्हें सॉल्व करने का, वो भी आप कर सकते हैं. तो नैनो कंप्यूटिंग आपका आंसर है आगे की एप्लीकेशंस के लिए. ये स्लाइड दिखा रही है माइक्रो टेक्नोलॉजी से नैनो टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशनल ट्रांजिस्टर्स में फ्लो करते हैं, जैसे पानी फ्लो करता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो कर जाते हैं सोर्स से ड्रेन की तरफ. कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेल्स से भी कंप्यूटिंग कर लें. इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग. आप इस तरीके के सेल्स को यूज करके कंप्यूटिंग कर लें. अल्टीमेट क्या है कि आप एक सिंगल मॉलिक्यूल को एक कंप्यूटर बना लें. जैसे आपका मॉलिक्यूल है CH3, सी बीच में है या कोई और H के 3 वो हैं, ये 4 हैं. आप इसको यूज कर लें टू मेक अ कंप्यूटर. व्हाट इज अ बिट? बिट किसको कहते हैं? बाइनरी डिजिट को. 0 या 1. कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, जस्ट 0 and 1. क्यों? आप किस नंबर सिस्टम पे काम करते हैं? आप करते हैं 10 पे. क्यों? क्योंकि आपकी 10 उंगलियां हैं. ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड काउंटिंग ऑन देयर, मैन स्टार्टेड काउंटिंग ऑन हिज फिंगर्स. सो यू यूज बेस 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद फिर 1 0. आपका बेस 10 है नंबर सिस्टम का. क्यों? क्योंकि आपने गिनना, या हमारे पूर्वजों ने गिनना किससे सीखा? अपनी उंगलियों से, राइट. मगर कंप्यूटर में आपका बेस क्या होता है? नंबर सिस्टम का बेस मतलब कितनी डिजिट्स हैं उसमें. जैसे आप डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसमें 10 डिजिट्स हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स होती हैं? सिर्फ 2. क्या? 0 या 1. ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ही चीजें अचीव कर सकते हैं, ऑन या ऑफ. ट्रांजिस्टर ऑन हो या ऑफ हो, करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, आपका पार्टिकल चार्ज्ड है या नहीं है, या ये लाइट को जैसे हम यूज करें डेटा दिखाने को, या दूर लाइट हाउस में दिखाना है, या लाइट ऑन है या ऑफ है, 0 या 1. तो आपका कंप्यूटर आज की डेट में सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, सिर्फ 0 या 1 पे. तो आपको 2 ही स्टेट सेव कर सकते हैं. उसी के कॉम्बिनेशन से आप बड़ी सी बड़ी डिजिट को बना सकते हैं. जैसे पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, ये दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ इसका साइज देखिए 1 हाथ के बराबर है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1 टेराबाइट. आज से 50 साल पहले इतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं शायद जितनी कि आज की डेट में इसमें है. मगर ये आज की डेट में बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है, क्योंकि आपकी स्टोरेज की जरूरत इतनी बढ़ गई है. इट हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली. आज की डेट में 1 टेराबाइट कोई बड़ी चीज नहीं है. ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप आगे जाके फंसने जा रहे हैं. क्योंकि एक सेइंग है कि द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन एन आईसी डबल्स एवरी 18 months. हर 18 महीने में जितने ट्रांजिस्टर है वो दुगने हो जाते हैं. कैसे? अपने आप नहीं, साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसे होता जा रहा है कि पहले आप इतने में मान लो 1000 ट्रांजिस्टर फिट कर लेते थे. 1947 में तो एक ही कर पाते थे. 18 महीने या 1.5 साल में आपने मान लो किसी डेट से 1000 कर लिए, फिर 18 महीने में आप 2000 कर सकते हैं, फिर 18 महीने में 4000 कर सकते हैं, फिर 8000 रफली. इट इज कॉल्ड एज मूर्स लॉ, राइट. सो आपके ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए उतनी जगह में हर 1.5 साल में ऑलमोस्ट आप डबल पैक कर लेते हैं. तो इसको दूसरा तरह देखने का क्या है? इसको दूसरी तरीका ये कहने का है कि आपके ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं. मगर ये काम कब तक हो सकता है? कब तक छोटे कर सकते हैं? क्या आप उसको इनफाइनाइटली स्मॉल कर सकते हैं? नहीं. एक लिमिट आएगी जब आप सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम को हिट कर जाएंगे. जैसे आपसे कहा जाए ये रूम है, इसको छोटा करें आधा रूम, और छोटा करें 1/4 रूम, और छोटा करें 1/8 रूम. एक स्टेज आएगी कि आपके पास फाइनली एक ईंट बचेगी. अब आपसे कहा जाएगा इसको छोटा करो, तो क्या उस ईंट को आप 2 में तोड़ लेंगे? विल यू स्टिल कॉल इट एज अ रूम? विल यू स्टिल कॉल इट एज अ ब्रिक? नो. सो यू आर गोइंग टू हिट दैट फिजिकल लिमिट. आप उस फिजिकल
लिमिट या बैरियर पे पहुंच जाएंगे। इस छोटा करने की प्रोसेस में आपको एक फिजिकल लिमिट मिलेगी। जब आप सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल इलेक्ट्रॉन पे आ गए तो तब आपको वो लिमिट ज्यादा दूर नहीं है, 5 या 10 साल में आ जाएगी। तो आपको नई टेक्नोलॉजीज देखने को अभी से यू विल हैव टू फाइंड देम आउट, अभी से आपको उसमें मेहनत करनी होगी। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, नैनो कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग, ये आपको अभी से देखनी पड़ रही है। अभी आपको समस्या नहीं आ रही, मगर आज से 10 साल में आपके पास ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आनी लगभग शुरू हो जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। नैनो कंप्यूटिंग में बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है? आपने एक ग्राफीन की शीट ली। ग्राफीन क्या है? कार्बन का ये एक एलोट्रोप है, इस तरीके की एक शीट है। इसको आप कई तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे या किसी भी एंगल पे। इनफाइनाइट तरीके हैं इसको फोल्ड करने के। इस ग्राफीन शीट को आप कैसे फोल्ड करें वो डिसाइड करता है कि कैसी कार्बन नैनो ट्यूब बने। दिस इज लाइक अ कार्बन नैनो ट्यूब, राइट। ये सिलेंडर की तरह है, ये देखिए इन्होंने रोल करके दिखाया। ग्राफीन शीट तरह तरह से लोड करके आप कार्बन नैनो ट्यूब्स तरह तरह की बना सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब क्यों इतनी पॉपुलर या क्यों इतनी प्रॉमिसिंग है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त इन द सेंस ये स्टील से स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ की क्या मेजर होता है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पढ़ा है आप लोगों ने? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि कोई कागज का टुकड़ा है, इस पे आप कितना लोड डालें ये दब जाएगा। लकड़ी का है, उस पर कितना डालें? 50 किलो 100 किलो। लोहे का है वो और ज्यादा वेट ले लेगा, बिकॉज स्टील और आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन वुड, वुड इन टर्न इज स्ट्रॉन्गर देन पेपर। तो अगर इसको मेजर करें तो एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस है 70 गीगा पास्कल्स, और इसका कितना है कार्बन नैनो ट्यूब्स का? 1 टेरा पास्कल, 1000 गीगा पास्कल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होती है? कॉमन मटेरियल्स में किसकी यूज करते हैं आप? कॉपर। स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहा है तो आपने किससे किया? स्टील से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में किससे कंपेयर कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, किससे कंपेयर किया जाएगा? कॉपर से। जैसे आप कहें कि कोई एनिमल है ये बहुत तेज भागता है, तो किससे कंपेयर करेंगे आप? चीते से। आप कछुए से नहीं कंपेयर करेंगे, चीते से करेंगे। या कहा जाए ये बहुत बलशाली जानवर है, तो किससे कंपेयर किया जाएगा? हाथी से। तो इसी तरीके से कार्बन नैनो ट्यूब की प्रॉपर्टीज हर मटेरियल से उसी की डोमेन में अच्छी हैं। जैसे इसकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा है, वेरी हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। ये देखिए दिखाया गया है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स कैसे ग्रो की जा रही हैं। ये एक कार्बन नैनो ट्यूब है, ये केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन से इन ट्यूब्स को ऐसे ग्रो कराया जाता है। ये दिख रही है आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब के ट्रांजिस्टर कैसे बनेंगे? उसमें नैनो ट्यूब का क्या यूज होगा? ये किसी ने डायग्राम बनाया है कि ऐसे यूज होंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स। आपके ट्रांजिस्टर में एक सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक ड्रेन होता है। उसको सोर्स और ड्रेन के बीच की करंट कैसे कंट्रोल की जाती है? गेट के थ्रू। ठीक है, तो इनके बीच में आप कार्बन नैनो ट्यूब का चैनल यूज करेंगे। सिलिकॉन क्या चीज है? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है? पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या होता है? ग्रुप 4 मटेरियल है कार्बन। ग्रुप 4 में क्या क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके नीचे टिन, लेड। तो आपके सेमीकंडक्टर्स इनसे बनते हैं जिनमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सिलिकॉन तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है ही। जहां आपको बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, जैसे स्पेस एप्लीकेशंस, यू यूज जर्मेनियम। बचा क्या? कार्बन। अब कार्बन की बारी आई है। सो व्हेन यू यूज कार्बन नैनो ट्यूब्स एज सेमीकंडक्टर्स, देन यू आर ट्राइंग दैट, आप कोशिश कर रहे हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि सिलिकॉन को हम छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सारा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में, जितनी आपकी
फैब्रिकेशन फैसिलिटीज हैं, जहां आपकी इंटेल की फैब्रिकेशन फैसिलिटी है जैसे, या एप्पल की है, जहां आपके आईसीज बनते हैं, वो सब सिलिकॉन पे बेस्ड है। एक एक फैसिलिटी $1 बिलियन की है। 1 बिलियन कितना होता है? 10⁹9। सो $1 बिलियन की है या उससे भी ज्यादा की है। तो आज की डेट में आपसे कहें कि इनको छोड़ दो, ये सब बेकार हैं, अब आप कार्बन नैनो ट्यूब से काम शुरू करिए नए सिरे से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसमें बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं और उससे बहुत आउटपुट भी मिला है। आज की डेट में जो डिजिटल रेवोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, एक एक चीज आज की डेट में वो कह रहे हैं सब्सिडी भी आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिकली आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो ये सब सिलिकॉन की वजह से ही इट हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की वजह से ये सब पॉसिबल हो सका है। तो सिलिकॉन को छोड़ना मुश्किल है। एक तरीका यह भी है कि आप सिलिकॉन की नैनो वायर्स बनाएं। सिंस सिलिकॉन इज द पॉपुलर मटेरियल ऑफ कंप्यूटर्स ऑलरेडी, दिस ऑब्जर्वेशन मेक्स रिप्लेसिंग बल्क सिलिकॉन चैनल्स के बजाय, अभी सिलिकॉन की तारें जा रही हैं बड़ी बड़ी अंदर उसमें, उसके बजाय आप सिलिकॉन की नैनो वायर्स यूज करें। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। ये कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज कंपेयर की गई हैं 3 चीजों के बेसिस पे। क्या? कॉस्ट, दाम। जो चीज सस्ती है वो यहां है, जो महंगी है यहां है। दूसरा डायमेंशन क्या है? स्विचिंग टाइम। स्विचिंग टाइम किस चीज का मेजर कर रहा है? स्पीड को। जिसका स्विचिंग टाइम कम है वो चीज फास्ट है, जिसका स्विचिंग टाइम ज्यादा है वो चीज स्लो है। तीसरा डायमेंशन क्या है? साइज। जो चीज छोटी है वो इधर है, जो बड़ी है वो उधर है। क्योंकि 3 चीजें कंपेयर कर रहे हैं इसलिए 3 डायमेंशनल डायग्राम है। सबसे अच्छी चीज क्या होगी? जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो, स्विचिंग टाइम सबसे कम हो और साइज सबसे छोटा हो। मतलब यहां पे जो चीज होगी वो सबसे अच्छी होगी तीनों डायमेंशन में, ओरिजिन के पास जो होगी। मगर ऐसी अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज की डेट में सिलिकॉन सीमॉस आप यूज करते हैं, उसको सेंटर में रखा गया इस डायग्राम में, और उससे कंपेयर किया गया है कि बाकी टेक्नोलॉजीज की कॉस्ट कैसी है। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजीज है, उनकी कॉस्ट ज्यादा है आज की डेट में, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मगर उनकी स्पीड इनसे तेज है, क्योंकि इस डायग्राम में इसके वो देखिए पीछे दिख रही है। इसी तरीके से बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजीज का साइज ज्यादा है। नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स इसी से रफली ओवरलैप कर रहे हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज महंगी है, यहां पे ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज पे भी लोगों को बहुत उम्मीद थी आज से 30-40 साल पहले कि अब ऑप्टिकल कंप्यूटर्स बनाएंगे। मतलब बजाय कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हों, अंदर लेंसेज, बीम स्प्लिटर्स वगैरह लगे होंगे। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर्स तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। क्या चीज आगे बढ़ी है ऑप्टिक्स में बहुत जबरदस्त? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन सब ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। योर फाइबर ऑप्टिक लाइंस जो बिछी हैं वो सब आज की डेट में दे आर ऑप्टिकल। दैट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बहुत आगे बढ़ गया। ऑप्टिकल कंप्यूटर्स में तो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, मगर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैज इट ऑलमोस्ट डोमिनेट्स द कम्युनिकेशन मार्केट। इसी तरीके से आगे और भी टेक्नोलॉजीज निकलेंगी। ये दिखाया है पुराने ट्रांजिस्टर्स किस साइज के थे, 41 में, 48 में, 67 में, 57 में, 97 में, लाइक दैट, 55 में। यू कैन सी किससे कंपेयर किया है? ये एक सेंट रखा हुआ है। इट इज रफली लाइक 25 पैसे कॉइन। वी डोंट सी देम। मान लिए 25 पैसे का कॉइन है, आज की डेट में तो हम नहीं दिखते। उससे कंपेयर किया गया है दिखाने को साइज। ये उंगली में आगे देखिए एक ट्रांजिस्टर है इनकी, दिखाने को कि कितना फर्क पड़ गया है ट्रांजिस्टर साइज में। 1941 में इतना बड़ा वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, इतनी बड़ी होती थी। आगे नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि स्टोरेज ज्यादा हो, मटेरियल स्ट्रॉन्गर। आपका हवाई जहाज है, अगर नैनो मटेरियल बेस्ड होगा तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से भी हल्का, राइट? अब ये मैं स्किप करके एक और चीज पे आ रहा हूं जिसकी आगे हम लैब विजिट भी करेंगे, जो कि हमारे यहां ये मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग है जो मैंने नाम लिया था। आप मॉलिक्यूल्स को भी यूज कर सकते हैं स्विचिंग के लिए। ये बैक्टीरिया रोडोप्सिन बेस्ड स्विचिंग भी लोगों ने दिखाई है। आगे और टॉक्स में इसमें आपको बताया जाएगा। हमारे यहां पे लैब में सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफियरेंस डिवाइसेस हैं, जिनको कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। स्क्विड शॉर्ट फॉर्म है, पूरा उसका नाम क्या है? सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफियरेंस डिवाइस। ये पल्स ट्यूब कूलर्स में इंस्टॉल्ड है। पल्स ट्यूब कूलर क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा कूलर है।
आपका ऑर्डिनरी एसी या कूलर टेम्परेचर को कहां तक ले आता है? रूम टेम्परेचर। एयर कंडीशनर में क्या आ जाता है टेम्परेचर? 37 तो आपके बॉडी का टेम्परेचर है। एयर कंडीशनड होता, मान लो ये हॉल, हम सब ठंडे में बैठे होते, क्या होता? 20 डिग्री 15 डिग्री। फ्रिज के अंदर क्या होता है? -10 डिग्री। फ्रीजर के अंदर -15 20 एट द मोस्ट -30। आइसक्रीम के जो होते हैं कोल्ड स्टोर, यू हैव अराउंड -30 डिग्रीज, राइट। तो केल्विन में बदले तो 273 ऐड कर देते हैं उसमें, राइट। केल्विन स्केल पढ़ा है ना आपने? केल्विन स्केल नहीं पढ़ा? केल्विन स्केल क्या होता है? 273 ऐड करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? 273 केल्विन, राइट। -273 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0। तो ये पल्स ट्यूब कूलर 4 केल्विन तक ठंडा कर देता है। हमारे यहां लैब में फैसिलिटी है, आपको बाद में दिखाएंगे। पल्स ट्यूब कूलर इट कैन कूल टू लेस देन 4 केल्विन। हम 3 केल्विन तक तो जा चुके हैं, एक्चुअली उसकी 2.8 केल्विन लिमिट है। आप 2.8 केल्विन तक कूल कर सकते हैं। 2.8 केल्विन या 3 केल्विन माने तो कितना हो गया? -270 डिग्री सेंटीग्रेड। -270 डिग्री सेंटीग्रेड आप वहां तक कूल कर सकते हैं। ऐसे में ये कूलर है, यहां से लेके यहां तक कूलर है। इसके एंड में स्क्विड डिवाइसेस इंस्टॉल्ड है। स्क्विड डिवाइस क्या है? बहुत सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर है। मैग्नेटोमीटर क्या मेजर करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? टेस्ला या वीबर्स पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला या वीबर्स पर मीटर स्क्वायर। आप बहुत सेंसिटिव फील्ड मेजर कर सकते हैं, रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 नैनो टेस्ला। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? अबाउट 40 से 50 या 60 माइक्रो टेस्ला। जगह जगह अलग होती है। ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब इट इज डिफरेंट। करीब 40 या 50 माइक्रो टेस्ला अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ये 1 नैनो टेस्ला तक मेजर कर लेता है। ये डिवाइस तो हमारे पास बहुत पहले से थी, मगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 40 माइक्रो टेस्ला। आप ये 1 नैनो टेस्ला तक मेजर कर सकता है। तो एक तरीके से ये हो गया, आप सूरज की रोशनी में छोटी सी टॉर्च की लाइट देख रहे हो तो आपको नहीं दिखेगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इसको एक अंधेरे कमरे में रखा जाए। अंधेरे से मतलब यहां लाइट से नहीं है, यहां क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड्स उसमें बाहर कर दी जाए। तो इनको ऐसे कमरे में रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड सारी बाहर हो जाए। तो ये अब कर लिया गया है। एक मैग्नेटिक शील्डेड रूम यहां बनाया गया है। ये देखिए 3.26 केल्विन तो हम यहां अचीव कर चुके हैं लैब में। यहां पे दिखा रहा है T = 3.26 केल्विन। ये एक ऐसा रूम बनवाया गया है मैग्नेटिकली शील्डेड। ये एडजॉइनिंग रूम में है, आपको बाद में दिखाएंगे। ये जो आपने देखिए सेटअप देखा, ये वाला, इसको अब मैग्नेटिकली शील्डेड रूम में ऐसे माउंट कर दिया गया। ये वही सेटअप है, देखिए ऊपर लगा दिया ऐसे। इसके नीचे एक पर्सन बैठ सकता है और उसके हेड या ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको भी इससे सेंस किया जा सकता है। ये आपको अभी आगे दिखाएंगे। ये रूम जो है ये मैग्नेटिकली शील्डेड है। इसके अंदर काफी कुछ रेडिएशंस कम हो जाते हैं। ऐसा एक रूम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में भी है। उसकी शील्डिंग फैक्टर और ज्यादा है, बट इससे भी हमारा काम काफी चल जाता है।